गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीटेट की प्रिपरेशन की कड़ी में ही हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी 6, 7, 8 की कवर कर रहे हैं। इस कड़ी में आप देखेंगे कि एनसीईआरटी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, तो ये किसी भी पेपर यानी स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ सीटेट की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो। किसी भी पेपर की तैयारी करने वाला बच्चा जो यानी जिसके लिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी बेस है, नींव है, उसके हर एक जो है एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी। तो कोई भी यहाँ पर प्रेफर कर सकता है, देख सकता है इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात ज़रूरी ये हो जाता है कि अगर आप किसी भी क्लास में ज्वाइन होते हैं तो कंटिन्यू फर्स्ट टू लास्ट बने रहते हैं, तो आप उसके पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं। उसमें जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट बताई गई होती हैं और इसके अलावा जो लाइव क्लास में कवर किया जाएगा उन सबको जोड़ करके यानी एक कंप्लीट आप तैयार हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने में। तो जिनकी सीटेट की दृष्टि से 6 to 8 में सामाजिक विषय है उनके लिए तो ये रामबाण है ही। इसके अलावा जो अन्य पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला लेसन हम लोग जिक्र कर रहे हैं पहले लेसन का। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, क्लास 6 की। यहाँ पर आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। इसके बाद क्योंकि स्टैंडर्ड 6 क्लास का है तो काफ़ी इजी बुक है, लेकिन फिर भी पढ़ना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि हो सकता है ऐसे कुछ पॉइंट या ऐसे कुछ नाम जिनके बारे में आप ना जानते हों, एक अनकॉन्शियस माइंड में एक इमेज चली जाती है कि पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, स्मृतियाँ क्या होती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट क्या है। तो वो जो इमेज हमारे माइंड में जाती है वो काफ़ी स्थायी समय तक के लिए जाती है, इसलिए यहाँ पर एक जो है आधार का काम करेंगी ये बुकें। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब केवल आपको बस इजीली सुनते चले जाना है और इसमें कुछ टफ तो है भी नहीं। तो यहाँ पर पहली बात है कि क्या, कहाँ, कब और कैसे। तो यहाँ पर एक बच्ची है रसीदा, उससे सवाल पूछा जा रहा है यानी वो एक जो है अखबार पढ़ रही है और उसकी नज़र जो जाती है एक वर्ड उसमें लिखा था, शब्द जो लिखा था सेंटेंस 100 साल पहले। तो ये जो रसीदा है ये सोचने लगती है कि अगर इंसान जो है अगर मान लिया 100 साल पहले कुछ भी हुआ हो तो उसके बारे में कैसे जाना जा सकता है। हालांकि यानी हम लोगों ने कल लाइव क्लास में डिस्कस किया कि इतिहास की इम्पोर्टेंस क्या है। इतिहास की इम्पोर्टेंस यानी हमारे समाज यानी हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमारे चारों ओर जैसा एनवायरनमेंट है वो वैसा एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा से वैसा ही नहीं रहा होगा, यानी समय समय पर चेंजमेंट हुआ होगा। तो ये बच्ची भी इसके अंदर भी ये सवाल आता है कि अगर मान लिया कोई घटना है उसके बारे में यानी अगर कोई कल की घटना है तो कल का अखबार पढ़ा जा सकता है। अगर 1-2 महीने की पहले की घटना है तो उसके बारे में किसी से पूछ कर जाना जा सकता है उस घटना के बारे में। या फिर अगर जो है साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल की घटना है तो उस समय के जो इंसान है, व्यक्ति है, उनसे पूछ कर जाना जा सकता है। लेकिन कोई घटना अगर बहुत समय पहले की हो, 100 साल पहले, 200 साल पहले या 1000 साल पहले, उसके बारे में कैसे जाना जा सकता है। यानी इस माइंड में जो है किसी बच्ची के अंदर भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यानी ये जानना चाहती 100 साल पहले क्या हुआ था, 200 साल पहले या 1000 साल पहले। तो यहाँ पर अगर कोई जानना चाहता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ साक्ष्य होंगे। तो साक्ष्य होंगे तो यहाँ पर क्लास 6 की एनसीईआरटी यानी माइंड में रखकर चलना है कि आज क्लास 6 की एनसीईआरटी बेस्ड है प्राचीन भारत पर। एंशिएंट हिस्ट्री ही इसमें पढ़ेंगे, मिडिवल कक्षा 7 में और जो है मॉडर्न कक्षा 8 में हम लोग कवर करेंगे। तो प्राचीन भारत का डिस्कस है, प्राचीन भारत के बारे में ही क्लास 6 में वर्णित किया गया। अब यानी अगर जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें, क्योंकि जो पॉइंट है कनेक्ट होते हुए हर क्लास का कनेक्टेड पॉइंट होता है। तो यहाँ पर प्राचीन भारत हम लोग क्लास 6 में देख रहे हैं पूरी बुक में, और प्राचीन भारत को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। प्राचीन भारत को 3 भाग कौन कौन से, प्राक ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। तो प्राक ऐतिहासिक क्या था, जिसका न लिखित विवरण प्राप्त हो ना ही पुरातत्व यानी कह सकते हैं कि जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो। अगर लिखित साक्ष्य नहीं है तो उनको पढ़ने की कोई चांसेस ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं, यानी जिसके लिखित साक्ष्य ना हो। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए। इसका डिवाइडेशन कैसे था प्राचीन का 3 भागों में, प्राक, आद्य और ऐतिहासिक। और तीसरा ऐतिहासिक टाइम मिला।
ऐतिहासिक। तो इसके बाद यानी प्राक ऐतिहासिक उसे कह रहे थे जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, इसका मतलब कि ये केवल और केवल प्राक इतिहास पुरातात्विक साक्ष्य केवल उपलब्ध होंगे। और पुरातात्विक साक्ष्यों में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो पुरातत्व यानी जो खोद कर खोजबीन करके निकाले गए हों उन्हें पुरातात्विक साक्ष्य कह रहे हैं। तो जैसे औजार, बस्तियाँ, अस्थियाँ, कई सारी हड्डियों के कंकाल, मानव कंकाल जो है कहाँ कैसे दफनाए गए, तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारे पुरातत्व से खोज करके निकाले गए पुरातात्विक साक्ष्य हो गए। तो पुरातात्विक साक्ष्य केवल स्रोत हैं प्राक इतिहास को जानने के, यानी उस समय जो है हजारों साल पहले क्या हुआ था, मिलियनों साल पहले, तो केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं उस टाइम ड्यूरेशन को जानने के लिए कि कैसी संस्कृति थी, क्या था। आद्य ऐतिहासिक जो है उसमें पुरातात्विक साक्ष्य जो है उपलब्ध होंगे और लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध होंगे। यानी आद्य ऐतिहासिक क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हों, पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध होंगे और लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध होंगे। जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध होंगे आद्य ऐतिहासिक के, लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके होंगे। जैसे कि आद्य ऐतिहासिक में आपने देखा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा काल जो है वो लिखित विवरण मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसे हमने आद्य ऐतिहासिक कहा। तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेंगे और लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे लेकिन पढ़े नहीं जा सकेंगे। ऐतिहासिक में क्या होगा, जो लिखे गए होंगे और पढ़े गए होंगे उन्हें हमने कहा पुरातात्विक साक्ष्य, या फिर कहा इन्हें हमने क्या कहा, ऐतिहासिक साक्ष्य। और ऐतिहासिक साक्ष्य में जैसे बौद्ध, जैन, महाजनपद काल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, लिखी हुई हैं और पढ़ी भी जा सकी हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐतिहासिक काल में आ जाएंगी। ठीक है, मेरे द्वारा जो वर्ड्स निकल रहे हैं उनको आप ध्यान से सुन लें और जो भी आपको नोट करने वाला लगता है नोट करते जाएं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो बच्ची है ये सोच रही है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, कैसे जाने। तो 100 साल पहले क्या हुआ था इसका पता लगाने के लिए अब ये सोच रही है कि यानी बिल्कुल आसान भाषा में कि कल क्या हुआ था ये जानने के लिए आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो, यादगार हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है, ये इसका क्वेश्चन है कि 100 साल पहले मान लिया उस समय कोई व्यक्ति भी नहीं हो उस टाइम ड्यूरेशन का, तो कैसे जाना जा सकता है। अब इसके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है तो इसे हम लोगों ने क्या कहा, इसे यहाँ पर जो 6th 7th 8th की एनसीईआरटी देखेंगे, यहाँ पर अतीत वर्ड दिया गया है, यानी बीते हुए समय में क्या घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है अतीत। तो अतीत के बारे में कैसे जाना जा सकता है ये क्वेश्चन है इसका, कि 100 साल पहले 200 साल पहले क्या हुआ था। तो यानी अतीत के बारे में कैसे जाना जा सकता है, अब यहाँ पर इस बुक में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। स्रोत यानी क्या क्या, जैसे कि लोग जो हैं वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, आखेटक थे, शिकारी थे, आखेटक या शिकारी, या फिर पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार और कलाकार। यानी जो भी ये जो जितने ये पेशेवर हैं इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल की जा सकती हैं कि एक शिल्पकार या व्यापारी कितनी जो है यानी किस लेवल के होते थे, कितनी समझ होती थी, कितना आर्ट एंड कल्चर विद्यमान था, इन सब चीज़ों के बारे में जाना जा सकता है। वो साक्ष्य क्या होंगे, स्रोत क्या होंगे, जैसे पुरातात्विक स्रोत, और कुछ जैसे हैं जहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो लिखित साक्ष्य जो है, लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य के बेस पर, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यानी अगर ये पहला चैप्टर भी आप पढ़ रहे हैं कि जो है अतीत के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है जिक्र किया जाएगा क्लास 6 की एनसीईआरटी में प्राक ऐतिहासिक जो पुरातात्विक साक्ष्य केवल उपलब्ध हुए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ यानी जब मानव जो है आदिमानव का जीवन जी रहा है और उस समय उसे यानी ये ज्ञान नहीं है कि क्या खाना चाहिए, क्या रहना चाहिए। सबसे पहले अगर आपसे बात की जाए जो मनुष्य है वो क्या है, तो सबसे पहले जो मनुष्य है वो गैदरिंग है, ना ही उसे शिकार करने का ज्ञान है, ना ही किसी भी चीज़ का। तो गैदरिंग है यानी मनुष्य जो है इकट्ठा करके संग्राहक का काम। तो अगर आपसे आ जाए कि मनुष्य पहले संग्राहक है या शिकारी, तो मनुष्य सबसे पहले संग्राहक है, उसके बाद शिकार करना उसने सीखा है, हंटिंग सीखी है। तो यहाँ पर यानी जब वो पत्थर से परिचित हो गया तब उसने हंटिंग जाना है कि पत्थर से मारकर किसी पक्षी, किसी जानवर को मारा जा सकता है। तो बहुत क्लियरिटी पॉइंट्स या वर्ड्स में आप रख लें। और तो यहाँ पर बात की जाती है
कि यानी इस बच्चे को बताया जा रहा है कि जो है बहुत पहले किसी भी कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार या संगीतकार, किसी भी वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल की जा सकती हैं। और यही नहीं कि हम यह भी पता कर सकें, यानी यही नहीं हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे जो हैं वो कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक जो है होते थे उस समय, या कौन से गीत गाते थे। अब ये बच्ची जो है आश्चर्यजनक है कि अगर इतनी सारी चीज़ें जो हैं जानी जा सकती हैं अतीत के बारे में, तो ये पता कहाँ से चलेंगी, कैसे लोग जानेंगे। ठीक है, तो अब इसको स्टोरी बताई जा रही है इस बच्ची को कि पहले अगर सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर आया कि जैसे लोग जो हैं वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ के किस तरह के घरों में रहते थे। तो सबसे पहली बात ये जानना ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले लोग कहाँ पर बसने स्टार्ट हुए, कहाँ पर घर बनने स्टार्ट हुए या कहाँ पर रहने स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आई कि लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है, यहाँ पर जो नाम आप देखेंगे, नर्मदा नदी, किरथर पहाड़ियाँ, सुलेमान पहाड़ियाँ, कौन सी जगह, कौन सी जो है सिचुएशन कहाँ पर है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि नर्मदा नदी का जिक्र आया, तो नर्मदा नदी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट तथ्य जो नोट करके एक लाइन में लिखा जा सकता है चैप्टर 1 से, वो नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी में क्या हुआ, तो नर्मदा नदी जो है कई लाख वर्ष पहले इस नदी के तट पर रह रहे हैं। सबसे पहले यानी किस नदी के तट पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया, या किस नदी का जिक्र जो है सबसे पहले जो है रहने के लिए इस्तेमाल किया गया, बताया गया, तो नर्मदा नदी का जिक्र आया। ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर हो सकता है। तो नर्मदा नदी का पता है लगाओ कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। तो यानी पहले मनुष्य क्या है, केवल संग्राहक है। अब संग्राहक है यानी उसको इकट्ठा करके भोजन खाना है, लेकिन मनुष्य जो है प्रायोरिटी ऐसे स्थान को देता था स्टार्टिंग में रहने के लिए, चाहे वो आदिमानव है या कोई भी मनुष्य जो है। तो सबसे पहले मनुष्य प्रायोरिटी देता था कि जहाँ पर उसको पानी की व्यवस्था हो सके। अब पानी पीने को मिल गया या पानी की व्यवस्था हो गई, तो फिर वो एक ऐसा स्थान शेल्टर ढूंढता था जो उसको छांव या जाड़ा, गर्मी, बरसात से बचा सके। तो इसके लिए मनुष्य जो है वो गुफाओं को ढूंढता था कि मान लिया, यानी अब सबसे पहले पानी को प्रायोरिटी देकर के कि कहीं नदी के किनारे ही उसका स्थान होगा। नदी के किनारे अगर मान लिया चलता गया ढूंढते ढूंढते, तो उसको मान लिया कहीं गुफा मिल गई, तो यानी गुफा मिल गई, पानी मिल गया, तो अब इसके पास भोजन की बात आई, तो भोजन वो इकट्ठा कर करके खा ले रहा। तो ऐसे स्थान को प्रायोरिटी दी जाती थी। यानी तभी सबसे पहले जो है रहने के बेसिस पे कि लोग कहाँ रहते थे, तो नदी का जिक्र आया, तो नर्मदा नदी। ठीक है, अब नर्मदा नदी में क्या हुआ, आरंभिक लोग में से कुछ जो है वो कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों से विशाल संपदा से परिचित थे। अब संग्राहक थे यानी इकट्ठा कर करके चीज़ों को खाना, जो भी चीज़ें मिल जा रही थी। तो ऐसे लोग जो संग्राहक थे वो जंगलों में निवास कर रहे थे, क्योंकि जंगलों में ही फल फूल वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती थी और इनको ये लोग खाकर सर्वाइव कर पाते थे। तो यहाँ पर जंगल की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। यानी जड़, फल जो भी खाना होता था वो जंगल से खाया करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार भी करते थे। अब धीरे धीरे, यानी सबसे पहले मनुष्य क्या है, संग्राहक है, उसके बाद शिकारी है। तो पहले संग्राहक इकट्ठा कर करके खा रहा है, उसके बाद मारना सीख गया कि मार कर भी इनको, जो पशु पक्षी या जानवर उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, इनको मारा भी जा सकता है और मार करके भी खाया जा सकता है। तो संग्राहक के बाद मनुष्य आखेटक या शिकारी हो जाता है। नदी कौन सी है, सबसे पहले नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट, यानी कि सबसे पहले मनुष्य किस नदी के किनारे बसा या किस नदी से परिचित हुआ, तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट बात की जाती है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो यहाँ पर एक मैप गिवन है और इस मैप को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो शायर से या जो है इम्पोर्टेंट नाम मेंशन कर दिए जाएं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले रीजन में है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो यानी ये आप देखें किरथर और सुलेमान दो पहाड़ियाँ, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अफगानिस्तान से ये जो है ये काबुल नदी यहाँ पर आकर के सिंधु नदी में मिल जा रही है। तो यहाँ पर इस मैप को देख लें कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता सब है, क्योंकि पता इसलिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड है 6 क्लास का, तो काफ़ी कुछ आप जानते हैं, लेकिन आपको देखना कि इसमें क्या चीज़ जो है आपकी दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले अगर पूरे मानचित्र को यहाँ के डिस्कस कर लिया जाए
तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे ये है सिंधु नदी, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, जम्मू कश्मीर से ये सिंधु नदी पूरी चेमायुंगटुंग ग्लेशियर से वैसे यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंधो नदी या सिंधु नदी जिसको कहा गया। उसके बाद सिंधु की 6 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। व्यास जो है एक ऐसी नदी जो जहाँ से निकलती है यानी भारत में ही समाप्त हो जाती है, भारत के बाहर जो है वो व्यास नदी नहीं जाती है। तो आप ये व्यास के बारे में ध्यान रखें। तो यानी सिंधु की 6 सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और सिंधु। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 6 सहायक नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ये 6 नदियों का संगम कहाँ पर जा रहा है, तो ये सिंधु नदी जो है जा करके अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। उसके बाद यानी अगर ये सिंधु नदी देखा जाए तो अगर आपका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है यानी आप जो है बड़ी क्लास के बच्चे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के कोई भी नदी जो बह रही है, इस कोई भी नदी जो बह रही है उसको यहाँ पर आप अपने आप को खड़ा करके देख लें और इसी डायरेक्शन में देख लें। जब इसी डायरेक्शन में आप अपने आप को खड़ा करके देख लेते हैं तो आपका जो बायां है वही उस नदी का बायां है और आपका जो दायां है वही उस नदी का भी दायां है। तो अगर इस नदी के प्रोस्पेक्टिव में आप अपने आप को खड़ा करके देखते हैं इधर मुँह करके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके जो बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी के बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताएं। तो सिंधु नदी के बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां क्या हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। जबकि सिंधु नदी के दाएं तट से कौन सी नदी आकर मिल रही है, तो दाएं तट से नदी आकर मिल रही है काबुल नदी, जो कि अफगानिस्तान से निकल रही है। तो काबुल नदी जो है, अफगानिस्तान की राजधानी भी काबुल है, तो आप समझ सकते हैं उसी के नाम पर यहाँ पर काबुल नदी। तो काबुल नदी अफगानिस्तान से आ रही है तो बाएं तट से आकर मिल रही है सिंधु नदी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं सुलेमान और किरथर, 2 पहाड़ियाँ या 2 जो है स्थान किरथर पहाड़ियाँ हैं और इनका जो है यानी इनका जिक्र जो है किस लिए आया है, तो सुलेमान और किरथर 2 ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो कि जहाँ पर सबसे पहले कहा जाए, जहाँ पर सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाया गया। तो गेहूँ और जौ सबसे पहले कहाँ उपजाया गया, तो गेहूँ और जौ सबसे पहले जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में उपजाना स्टार्ट किया गया सबसे पहली यानी सबसे पहली या प्रथम नदी या लोगों ने सबसे पहले रहना कहाँ स्टार्ट किया, नर्मदा नदी के किनारे। दूसरा क्वेश्चन, गेहूं और जौ सबसे पहले कहाँ उपजाया गया, तो सुलेमान और किरथर, नोट कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, यानी मैप की दृष्टि से सिंधु नदी देख ली, बाएं और दाएं तट से आकर मिलने वाली नदी देख ली, सुलेमान और किरथर जहाँ पर सबसे पहले 2 ऐसी पहाड़ियाँ जहाँ पर सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारत के मैप में बहुत अच्छे से परिचित होंगे, ये हिमालय वाला रीजन। और हिमालय में यहाँ पर नेपाल में जो है, नेपाल में सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर जो ऊंची है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो हालांकि ये जो एनसीईआरटी है ईवीएस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाती है और जो है 6th 7th 8th की जो सामाजिक विषय है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो यहाँ पर देखेंगे हिमालय में माउंट एवरेस्ट 7,848 मीटर। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि गंगा नदी, इसका भी अभी जिक्र मिलेगा, आप सिर्फ देखते जाएं। तो गंगा नदी जो है ये देखिए, यहाँ पर गंगा नदी जो है गंगोत्री, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से ये गंगा नदी निकलती है और उसके बाद इस गंगा नदी जो है यहाँ से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिरा देती है। तो ये जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी ये गंगा नदी है और गंगा की सहायक नदी ये यमुना है। तो यमुना नदी जो है गंगा के किस तट से आकर के मिल रही है, तो गंगा नदी जो बह रही है इस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो उसी डायरेक्शन से यानी जहाँ से यमुना जो है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे आप देखोगे कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपको कई सारे नाम की चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में इतनी सारी चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गंगा, हालांकि आप लिखना चाहते हैं एडिशनल जानकारी में तो आप अपने पास कहीं पे भी नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो गंगा की सहायक नदियाँ अगर बात की जाए, ये नदी का बहाव क्षेत्र आप अपने आप को यहाँ खड़ा करके देखें तो बाएं तट से मिलकर आने वाली नदियाँ जो हैं, बाएं तट से गंगा की जो मिलने वाली नदियाँ हैं उनमें कौन कौन सी नदियाँ, जैसे तो यहाँ पर मैं नाम बता दूँ, जैसे चंबल,
तो चंबल, ये देखिए पहली नदी यहाँ पर चंबल मेंशन है, तो ये देखें चंबल। फिर उसके बाद यहाँ पर सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोम्स, इधर टोम्स आके मिलती है। इसके अलावा जो है ये तो गंगा के एक तरह से कहाँ पर दाएं तट से आने वाली नदियाँ, यमुना, यानी यहाँ पर आप देखेंगे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोम्स जो है वो गंगा के दाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां हैं। इसके अलावा गंगा के बाएं तट से आकर मिलने वाली नदियों में आप देखेंगे तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, कई सारी नदियां हो जाती हैं। तो अगर आप मेंशन करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। तो ये तो हुई एडिशनल जानकारी। यहाँ पर बात करते हैं कि गंगा, तो यहाँ पर जो दिखाई गई है एनसीईआरटी की दृष्टि से वो क्या है, तो ये गंगा नदी है। अब गंगा में सहायक आप देख लें यमुना, चंबल, सोन और ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां हैं वो गंगा में आकर के कहीं ना कहीं जो है अपना पानी या जॉइंट होकर के आ रही हैं, तो एक तरह से गंगा की सहायक नदी है। तो वैसे गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो यानी आप इस चीज़ से गंगा नदी से परिचित हो गए, इसकी सहायक नदियों से परिचित हो गए, ब्रह्मपुत्र से परिचित हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ नाम देख रहे होंगे गारो खासी जयंतियाँ, ये मेघालय वाले रीजन में, यहाँ पर आप देखेंगे कि गारो खासी जयंतियाँ, तो ये क्या है, ये मेघालय वाले रीजन में जो पहाड़ियाँ हैं, मेघालय वाले रीजन में जो पहाड़ियाँ हैं गारो खासी जयंतियाँ, तो यानी 3 जो है यहाँ पर जनजातियाँ भी निवास करती हैं और उन्हीं के नाम पर यानी यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं गारो खासी जयंतियाँ। और इन पहाड़ियों पर जो जनजातियाँ निवास करती हैं उनका भी नाम इसी के नाम पर पड़ गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जयंतियाँ, 3 पहाड़ियाँ गारो खासी जयंतियाँ, जनजाति रहने वाली उनको भी कहा जाता है गारो खासी जयंतियाँ। जनजातियाँ कहाँ रहती हैं, तो ये मेघालय असम वाले रीजन में। ठीक है, तो ये गारो पहाड़ी है यहाँ पर, और अभी आप लोकेशन याद रखें, फिर उसके बाद अभी इसकी जो इम्पोर्टेंस है अभी आपको पता चलने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यानी आपको फर्स्ट टू लास्ट बने रहना, उसके बाद कहाँ क्या चीज़ कनेक्ट करानी वो मेरा उत्तरदायित्व हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गारो से आप परिचित हुए, उसके बाद नर्मदा नदी, ये देखिए, यानी अगर कहा जाता है कि नर्मदा नदी मैप में कहाँ पर है, तो नर्मदा नदी जो है वो मैप में कहाँ से निकल रही, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो एमपी, मध्य प्रदेश में, और कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक चोटी से निकलती है, अमरकंटक चोटी से निकलती है। और इसके अलावा नर्मदा नदी अमरकंटक चोटी से निकलती है, और कौन सी नदी अमरकंटक चोटी से निकलती है, तो सोन नदी जो है वो अमरकंटक चोटी से निकलती है। दोनों एक ही जगह से निकलती हैं, अमरकंटक और सोन नदी। याद कैसे रखेंगे आप कि ये दोनों जो है वो अमरकंटक से निकलती हैं। तो अमर जो चीज़ कभी मरे ना, अमर हो जाती है, अमर हो जाती, तो अमर यानी यहाँ पर नर्मदा, नमदा, यानी कुछ भी कोरिलेट कर सकते हैं, यानी ना जो मरे, मृदा मिट्टी में जो ना मिले, ना मृदा, यानी नर्मदा को आप सिर्फ आपको रिलेट किया जा रहा और कुछ नहीं, नर्मदा को यानी ना मृदा, यानी जो ना मुर्दा हो या ना मरे या जो भी रिलेट कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा। अमर हो जाएगा यानी कहाँ से निकली होगी, अमरकंटक चोटी से। सेम एज लाइक सोन नदी जो है वो सोन नदी, यानी सोना या सोन नदी जो है कभी, सोना जो है कभी ख़त्म नहीं हो रहा, अमर रह रहा हमेशा, तो सोन नदी भी अमरकंटक चोटी से निकल रही है। तो सोन और नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक चोटी से निकलती हैं। अमरकंटक चोटी जो है वो मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख पहाड़ियाँ, 3 प्रमुख जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं, राजपीपला, महादेव और मैकाले। उन्हीं में से जो अमरकंटक चोटी है वो अमरकंटक चोटी स्थित है इन्हीं पहाड़ियों पर। तो इन्हीं पहाड़ियों में से अमरकंटक चोटी से ये दोनों नदियाँ निकल गई हैं। और क्या इम्पोर्टेंस है नर्मदा नदी की, तो क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है सामाजिक विषय का, आपको देखेंगे आप, तो जो है नर्मदा नदी जो है वो विंध्य के दक्षिण में है, यानी 6th क्लास में आपको क्या इंपॉर्टेंस, ये आप देख लें, विंध्य के दक्षिण में है नर्मदा नदी और सतपुड़ा के उत्तर में है जो है एक तरह से नर्मदा नदी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विंध्य पहाड़ी के दक्षिण में है नर्मदा नदी, और ये सतपुड़ा रेंज है और सतपुड़ा के उत्तर में है नर्मदा नदी। तो कह सकते हैं कि नर्मदा और सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य में कौन सी नदी जा कर के बहती है, या इन दोनों पहाड़ियों के मध्य में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। इसके अलावा सतपुड़ा के दक्षिण में है ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती, इनका जिक्र, यानी 2 ऐसी नदियाँ जो पूर्व की ओर अपना जल ना गिरा करके पश्चिम की ओर अपना जल गिरा रही हैं, वो कौन सी 2 नदियाँ हैं, तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी जो है विंध्य के दक्षिण में है और सतपुड़ा के उत्तर में है, ताप्ती सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है।
तो इन 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझ गए आप। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें यहाँ पर महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी जो है, छत्तीसगढ़ की गंगा जैसा जो है काम कर रही है, वो महानदी कर रही है। इसके अलावा प्रमुख नदी दक्षिण भारत की जो है प्रमुख नदियों में से एक सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी और महानदी उड़ीसा, और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रमुख नदियों में से जैसे कृष्णा नदी, कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। तो चाहे बात आती है कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी कहाँ से जो है, कृष्णा नदी कहाँ से निकल रही है, तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर चोटी से या त्र्यंबकम जो स्थान है, तो त्र्यंबकम महाराष्ट्र में, तो यहाँ से महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी जो है निकलती है। और उसके बाद निकल करके आप देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी वाले रीजन में यहीं पर सारा जो है अपना पानी या मुहाना बना रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण में, तो दक्षिण में प्रमुख नदियाँ जो हैं, या इन नदियों का क्रम कभी लगाने को आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, उत्तर से दक्षिण अगर नदियों का क्रम लगाने को आ जाए तो सबसे ऊपर क्या है, महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इनकी इम्पोर्टेंस, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दक्षिण का पठार है या दक्षिण का जो भाग है मेजल्ली, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको दक्कन का पठार भी कहते हैं, दक्कन का पठार। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और फिर उसके बाद कृष्णा की सहायक नदी पूछा गया तो तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो तुंगभद्रा के दक्षिण में है पेन्नान नदी। और ये जो अगर आप भारत का मैप पूरा एनालिसिस करेंगे देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये भारत का जो दक्षिणी छोर है, प्रायद्वीपीय दक्षिणी भाग जो है, इसमें से इस भाग को कहा जाता है पूर्वी भाग, पूर्वी घाट या पूर्वी भाग। ये जो है भाग ये क्या कहा जाएगा, पूर्वी घाट। ये हो जाता पूर्वी घाट और ये हो जाता है पश्चिमी घाट। ठीक है। तो पूरे मैप को आपने खंगाल डाला इसके जो शख्स की दृष्टि से क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब आप देखें कि अब तक उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाएं। तो सुलेमान और किरथर जहाँ सबसे पहले क्या हुआ, गेहूँ और जौ को उगाया गया। ठीक है। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगा करके इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या किया, गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो गेहूं और जौ कहाँ पर उपजाए गए, उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। और ये लोग कहाँ थे, ये लोग जो हैं वो गांव में रहते थे। तो दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको ये पता चल गया कि गेहूं और जौ सबसे पहले कहाँ उगाया गया, नदी का नाम पता चल गया, कहाँ पर रहना स्टार्ट किया, नर्मदा नदी। इसके अलावा कौन सा पशु सबसे पहले पाला गया, तो पाला गया कुत्ता जो है सबसे पहला पालतू पशु था। तो नेक्स्ट बात की जाती है कि गारो और जो गारो खासी जयंतिया मैंने मेघालय और असम की जो रीजन में ये पहाड़ियाँ बताई गई, गारो पहाड़ी, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो गारो पहाड़ी जो है वो गारो जो है वो यानी उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत की जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं इनका पता लगाना है। ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ है और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया है। वे स्थान जो हैं विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे विंध्य पहाड़ी कहाँ है, तो विंध्य पहाड़ी ये है और विंध्य पहाड़ी के उत्तर में यहाँ पर सबसे पहले जो है चावल वगैरह उपजाया गया है। पानी की मात्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और छत्तीसगढ़ को इवन धान का कटोरा भी कहा जाता था। तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पर, छत्तीसगढ़ वाला रीजन इधर उड़ीसा है और उड़ीसा के बाद यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ झारखंड मिला हुआ, फिर उसके बाद ये बिहार। तो अभी बिहार और झारखंड अलग अलग हो गया, अलग अलग स्टेट के नाम से। तो यहाँ पर आप देखने आ रहे हैं कि विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल वगैरह यहाँ उपजाया गया। और इसके अलावा जो है गारो जो है यानी ये आप देख पा रहे होंगे गारो और ये विंध्य पहाड़ियाँ दोनों की लोकेशन मैप में आपने देख ली। तो यहाँ था कि उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी स्थित है, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी है। ऐसे कुछ अन्य से जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल जो है यानी गारो और जो है विंध्य पहाड़ियाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ है, इसके लिए ये नाम आया। फिर उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि कुछ और स्थान जो विंध्य के उत्तर में है वहाँ पर सबसे पहले चावल वगैरह उपजाया गया। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट मानचित्र पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो इम्पोर्टेंट की दृष्टि से है वो हम लोगों ने नाम मेंशन कर लिए हैं और मैप में भी देख लिया। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, जैसा कि मैंने बता दिया, सिंधु की सहायक नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ये इसके बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ हो गई। और
इसके अलावा दाएं तट से काबुल जो है इसकी सहायक नदी हो गई मिलने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो, ठीक है। आपने पता लगा लिया। सहायक नदियाँ क्या होती हैं? तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में आकर के अपना जल मिला दे रही हैं आकर के, यानी बड़ी नदी एक है और कई छोटी छोटी सहायक नदियाँ अगर अपना जल मिला दें उसी बड़ी नदी में आकर के, तो उन्हें सहायक नदी की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। इस शब्द से आप परिचित हो गए, सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं और लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो है वो फले फूले। कह सकते हैं कि सिंधु जो है, सिंधु नदी और इसकी जो सहायक नदियाँ, यहाँ पर सबसे पहले जो है नगर वगैरह, नगर कहाँ बसे या नगर जो है, क्योंकि सिंधु जो है यहीं पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जैसे पंजाब वाला जो रीजन था यहीं से लोगों ने आना स्टार्ट किया और भारत का नाम जो है सिंधु की जगह, यानी सा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते थे ईरानी या फारसी लोग, और उन्होंने सिंधु को इंदु कहा और हिंदू जो है मॉडिफाई होकर के जो है हिंदू बना और हिंदू से हिंदुस्तान। तो इस तरह से, यानी कल का सेशन नहीं देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ देख लें। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो सबसे पहले किस नदी, यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नगर वगैरह जो बसे वो हिंदू नदी यानी कहते हैं सिंधु नदी के आसपास ही बसे, और कब? 4700 वर्ष पहले। तो इसकी सहायक नदियों के किनारे तो समुद्र तटवर्ती इलाकों के नगरों का विकास जो है वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर जो है 4700 वर्ष पहले इन नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले और आरंभिक नगर कुछ जो स्टार्टिंग जो नगर वगैरह बसने स्टार्ट हुए, और नगरों का विकास जो है वो पूरी तरह से कब हो गया? तो 2500 वर्ष पूर्व जो है नगरों का विकास यहाँ पर हो जाता है। और 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पर 2500 BC की बात की जा रही है, और आप जानते हैं 2500 BC यानी 2350 से 1750 ये टाइम ड्यूरेशन था हड़प्पा सभ्यता का, और हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से शहरी सभ्यता थी, वेल एजुकेटेड, वेल मॉडिफाइड। जो सड़कें और नालियाँ हैं वो 90 अंश समकोण पर काटती हुई, घर के दरवाजे जो हैं वो जो है पूरी तरह से, यानी जो है घर के दरवाजे पीछे की ओर खुल रहे हैं, और इसके अलावा बंदरगाह वगैरह पूरी तरह से फुल जो है सिचुएशन, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पर पूरी तरह से वेल एजुकेटेड पर्सन रह रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता जो कि शहरी सभ्यता कही जा रही है, तो हड़प्पा सभ्यता या शहरी सभ्यता वो 2350 से 1750 BC की है। तो इसके पहले यानी 2500 BC तक की पूरी तरह से नगरों का विकास हो चुका होगा, तभी ये लोग जो है, इसके बाद आने वाले लोग जो हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड, और उन्हें सारी चीज़ों का ज्ञान हो चुका होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इलाकों में नगरों का जो विकास है वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ और 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर बसने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट, गंगा और इसकी सहायक नदी का पता लगाओ। तो आपने देख लिया गंगा, इसकी सहायक नदियाँ बाएं तट से और दाएं तट से। मैंने एडिशनल के रूप में भी आपको बता दिया कि कौन कौन सी नदियाँ जो हैं गंगा की सहायक नदियों के रूप में हैं, और जो मानचित्र में मेंशन है वो सिर्फ 4 नदियाँ हैं यहाँ पर, यमुना, और इसके बाद यानी अगर आपने नहीं देखा पीछे पॉज करके देख सकते हैं, तो यमुना, सोन, चंबल और ब्रह्मपुत्र, ये जो यहाँ पर दर्शाई गई हैं ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा मैंने बता दिया कि बाएं तट से आकर ये देखें आप, जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं गंगा की, ये गंगा है जो एक बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियों में यमुना आकर मिल गई, ये चंबल आकर के मिल गई, उसके बाद यहाँ पर सोन आकर के मिल जाती है, और इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी आकर के अपना जल मिला रही है। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यानी गंगा और इसकी सहायक नदियाँ आपको पता चल गई, और इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो लोग बसने स्टार्ट हुए वो सिंधु नदी के आसपास बसने स्टार्ट हुए, उसके बाद मगध में स्टार्ट हो गए। तो मगध वाला रीजन कहाँ पर है? तो मगध वाला अगर इस मैप में आप देखेंगे तो यानी सबसे पहले लोग कहाँ पर नगर वगैरह बसने स्टार्ट हुए? इस सिंधु नदी के किनारे। नदी की इंपॉर्टेंस आप पहले ही से समझ गए कि इस चैप्टर में भी सबसे पहले नदी की ही बात की गई और नर्मदा नदी की बात की गई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले लोग जो है वो सिंधु नदी के किनारे नगरों का विकास हुआ। उसके बाद ये सभ्यता, ये संस्कृति जो है इधर आप देख पा रहे होंगे पूर्व साइड खिसकती चली गई, और उसके बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के जो आसपास का जो क्षेत्र था प्राचीन काल में वो मगध, यानी मगध वाला रीजन जो है वो वर्तमान बिहार, जहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं बिहार में ही नालंदा विश्वविद्यालय था, काफ़ी शिक्षा का केंद्र बहुत बड़ा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मगध बिहार वाला रीजन था, मगध वाला रीजन,
तो मगध वाला जो रीजन था ये मगध के नाम से जाना जाता था, जो नदियों के आसपास का रीजन, यहाँ पे भी नदियों का पूरी तरह से बहाव क्षेत्र, पानी की समुचित व्यवस्था। तो यहाँ पर सबसे पहले, उसके बाद यानी दूसरी चीज़ बात की जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर विकास हुआ, तो मगध का विकास सबसे ज़्यादा फला फूला और जिसका नाम हुआ मगध, ऐसा साम्राज्य बना। और मगध जो है सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनता है बाद में मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे। तो वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है मगध को बिहार जो है वर्तमान समय में आप देख पा रहे होंगे बिहार स्टेट, तो वो पहले प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। और इसके शासक जो है वो काफ़ी शक्तिशाली रहे हैं और एक विशाल राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे, मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य पर कई शासकों ने शासन किया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मगध पर ही चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह ये सारे आ गए, बिंदुसार वगैरह। तो यहाँ पर ये मगध की इंपॉर्टेंस हो गई। यानी अभी आप सिर्फ शब्द और नाम से परिचित होते चल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देखते जाएंगे कि ये कहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा मगध वगैरह के बारे में। तो नेक्स्ट आप बात करते हैं कि ये हो गया, यहाँ पर पहले रहना स्टार्ट किया लोगों ने, उसके बाद मगध साम्राज्य काफ़ी फला फूला। फिर नेक्स्ट बात की जाती है कि मगध के बाद यानी देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई जो बहुत शक्तिशाली थे मगध जैसे। और इसके बाद लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के ऐसे हिस्से को या उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा स्टार्ट की। यानी अभी आप सोचते हैं कि व्यक्ति जो है यात्रा क्यों कर रहा है, एक देश से दूसरे देश यात्रा क्यों कर रहा है। और इस समय यानी अगर इस बच्चे के मन में जो है क्वेश्चन है कि जो पुराने समय के लोग होते थे वो यात्रा कैसे करते थे, उनके पास तो कोई साधन भी नहीं होते थे। पर्वत, भारत की सिचुएशन भी कैसी है, चारों तरफ की ऊपर पर्वत पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण भारत में आप देख पा रहे होंगे सब अरब सागर है, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी हो गया। और इधर भी ये भी सिंधु नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो यानी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन होने के बाद भी लोग जो है यात्रा कैसे करते थे या उन्हें क्या ज़रूरत पड़ती थी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने की। तो यहाँ पर आप देखेंगे लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की है। यानी यात्रा तब भी लोग करते थे, हालांकि कई सारी दिक्कतें थी, जैसे पर्वत पहाड़ पर जो है रेगिस्तान हो गया, नदियाँ हो गई, समुद्र के कारण यात्रा जो है इनकी काफ़ी जोखिम भरी हो जाया करती थी। और लेकिन ऐसा नहीं था कि असंभव हो और ये यात्रा ना कर पाते हों। तो जाते क्यों थे, यात्रा करते क्यों थे, उन्हें क्या ज़रूरत थी, घुमक्कड़ जीवन या कुछ भी। यानी उस समय लोग सिर्फ कुछ समय के लिए एक जगह रह रहे हैं, उसके बाद दूसरी जगह बस जाते थे जा करके। तो ये घुमक्कड़ी जीवन में भी लोग यात्रा क्यों करते थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यात्रा जो है वो कई प्रोस्पेक्टिव में हो सकती थी, हो सकता है काम की तलाश में। तो काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, यानी पहला रीज़न कि प्राचीन समय में लोग यात्रा क्यों करते थे, काम की तलाश में। दूसरा, प्राकृतिक आपदा आ गई, मान लिया जिस स्थान पे रहने उस जगह बाढ़ वगैरह आ गई तो एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए। तीसरा, जो सेनाएं हैं, अगर सेनाएं जो वहाँ पर कोई रूल कर रहा है या शासन कर रहा है या जो भी, तो कभी कभी अतिरिक्त जो व्यापारी हो गए या काफिले हो गए वो अपने जहाज के साथ या सेनाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल कर लेती थी और जिस क्षेत्र को विजय हासिल कर लेती थी उसको अपने अंडर में ले लेती थी। और इसके अलावा कुछ लोग जैसे व्यापारी वर्ग जो होता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने सामानों को लेकर जाया करते थे। तो ये क्या हो गई, ये भी यात्रा का एक पार्ट हो गया। कुछ जो धार्मिक गुरु वगैरह होते थे, धार्मिक गुरु वो एक स्थान से दूसरे स्थान शिक्षा देने के लिए जाया करते थे। तो धार्मिक गुरु एक स्थान से दूसरे स्थान शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव कस्बे में जाया करते थे। और कुछ लोग जो है नए स्थानों की खोज करने के लिए, अब इन्हीं नए स्थानों की खोज करने के ही दृश्य में आपने देखा जैसे वास्को डी गामा जो है वो भारत पहुंच जाता है और इसके अलावा कोलंबस अमेरिका पहुंच जाता है और एक नए कॉन्टिनेंट की खोज हो जाती है, एक महाद्वीप की, अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट की, भारत जैसे देश की। तो ये सारी चीज़ें ये किसका परिणाम था कि जो लोग कुछ रोचक स्थानों को खोजने के लिए उत्सुक रहते हैं उन्होंने यात्रा करना स्टार्ट किया और नए नए स्थानों को खोजने लगे। और ये खोजते क्यों थे, ताकि वहाँ की जो है नए स्थानों से परिचित हो लोग, वहाँ के विचारों को जानने का अवसर मिल जाता था इनको। तो इस तरह से कुछ लोग जो उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। ये तो हो गया कि प्राचीन समय में लोग यात्रा क्यों कर रहे हैं। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंस कारण दिए गए कि लोग यात्रा उत्तर से दक्षिण या एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों कर रहे थे। आज लोग यात्राएं क्यों कर रहे हैं, ये बच्ची का क्वेश्चन है कि आज लोग यात्राएं क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो।
पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र और उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। यानी अगर कह दिया जाए कि भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्यों नहीं गलत होगा? क्योंकि उपमहाद्वीप इसलिए कहा जा रहा है भारत को, यानी महाद्वीप हो जाता है एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, और जिसके आसपास या चारों तरफ जो है कहीं पर समुद्र है, कहीं पर पर्वत, पहाड़, नदियाँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत की सिचुएशन भी एकदम वैसी ही है कि दक्षिण में पूरा जो है समुद्री इलाका या पानी वगैरह है, और उत्तर में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हिमालय जैसे पर्वत, विशाल पर्वत का निर्माण है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे किलेमान, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ वगैरह हैं। तो भारत की सिचुएशन भी एक तरह से उपमहाद्वीप जैसी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पर्वत, पहाड़ियाँ और से बटे होने के कारण इसे एक तरह से उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। किसको? भारत को। और इसके चारों ओर आप देख पा रहे होंगे कई सारे देश भी हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार। ये पड़ोसी देश को भी दर्शा रहा है। तो यानी एक तरह से कहते हैं जो दक्षिण एशिया का पार्ट है एक महाद्वीप से छोटा है, जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया में भारत सिचुएशन है। तो भारत यानी अगर ये एशिया का पूरा पार्ट है तो इस एशिया के दक्षिण भाग में भारत स्थित है। तो भारत स्थित है, हालांकि ये एक कॉन्टिनेंट नहीं है, एक महाद्वीप नहीं है, महाद्वीप से छोटा है, लेकिन इसकी विशालता और बाकी एशिया से जो समुद्र, पहाड़ और पर्वत हैं इनमें बटे होने के कारण इसको हम लोग उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों ने यानी आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो हालांकि लोगों ने के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, पर्वत पहाड़ियों को, लेकिन जिन्होंने जैसा चाहा वो उस जो है उस सफलता को पार कर सके, या इन्होंने इन कठिनाइयों के सामने झुके नहीं और इस चीज़ को पार करते चले गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। और इसके बाद आप देखेंगे कई सौ वर्षों से लोग जो हैं वो पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे, जानते रहें। तो यहाँ पर ये चीज़ इसलिए बताई जा रही है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो बात की जा रही है कि प्राचीन समय में जैसे कैसे कैसे विकास हुआ, क्योंकि हम लोग अभी प्रागैतिहासिक या जो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर जो इतिहास हमें पता चलता है उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी नींव बनाई जा रही है कि धारणा कि लोग पहले रह कहाँ रहे हैं, कौन सी पहाड़ियाँ, पर्वत हैं, क्या क्या चीज़ें होती थी, उत्तर से दक्षिण कैसे यात्रा हो रही थी। और उसके बाद यहाँ पर पता चलेगा कि लोगों ने पढ़ा कैसे, उस स्थान के बारे में जाना कैसे कि ये सब होता था। इन स्थानों के बारे में चर्चा कहाँ मिलती है, नर्मदा नदी के तट, सुलेमान पहाड़ियों के बारे में, या जो भी साथ ये देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है देश का नाम या फिर हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। यानी अगर आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस परिवेश में, तो ये एक जिज्ञासा कारण हो जाता है कि आज से पहले क्या हुआ था, हमारे पूर्वज कैसे थे। तो यहाँ पर भी इस बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा है कि आज जो है अगर हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान नाम पड़ा कैसे, कौन से लोग आए, कैसी संस्कृति थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये पैरा हो जाता है आपकी दृष्टि से। तो ये इम्पोर्टेंट कैसे, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको 4 जो है क्वेश्चन दे देगा और उसमें आपको पता लगाना होगा कि क्या चीज़ सही है, कौन सा वर्ड जो है किसने दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे देश के लिए या अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया शब्द का यूज़ करते हैं, या भारत, यानी भारत या इंडिया, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग किया जा रहा है। किसके लिए? भारत शब्द के लिए। और इंडिया कहाँ से निकला है? तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता था? इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। तो यानी सारे नाम इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, सिंधु नदी या हिंदू, यानी प्रोनाउंसिएशन के आधार पर उन्होंने हिंदुस्तान कहा, या सिंधु जो है, सिंधु शब्द कहाँ से आया? संस्कृत में जिसे हम सिंधु कह रहे हैं वो इंडस शब्द से निकला है, और इंडस जो है वो इंडिया शब्द से आया है। और इंडिया शब्द जो है एक तरह से कह दें कि इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, और संस्कृत में सिंधु जिसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इंडिया, इंडस और सिंधु एक ही तरह से जो है एक तरह से दूसरे में जो है एक तरह से एक ही चीज़ के नाम को अलग अलग रूप में कहा गया है। तो इंडस से निकला है इंडिया, और इंडस है जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई कि अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। तो आपके पास यहाँ पर जो है बुक नहीं है, तो यहाँ पर अगर विश्व मानचित्र आप देखेंगे तो जो है एशिया के पार्ट में ही ईरान और यूनान एथेंस वाला रीजन है। तो हम लोग जब वर्ल्ड मैप डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें आपको दिखेंगी ये चीज़ें। तो ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरान
ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ईरान और यूनान से लोग आना स्टार्ट हुए सिंधु, क्योंकि भारत की सिचुएशन ऐसी है कि उत्तर पश्चिम से लोग आ नहीं पा रहे हैं, तो उत्तर पश्चिम से ही लोग आ पा रहे हैं पंजाब वाले रीजन से। तो पंजाब वाले रीजन से जहाँ पर सिंधु नदी बह रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आने वाले लोग कौन है, ईरानी और यूनानी है। ईरानी और यूनानी जब 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आना स्टार्ट हुए, तो इनको क्या हुआ, सिंधु नदी को पार करना पड़ता था, और ये लोग सिंधु सा वर्ड को प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे, तो सा को इन्होंने हा कहा, तो यानी इन्होंने कहा ई, यानी सा को इन्होंने ई कहा, यानी इंदु कहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हिंदोस या इंदोस कहा, तो इन्होंने सिंधु को क्या कहा, इन्होंने सिंधु को कहा इंदोस, और इंदोस ही प्रोनाउंसिएशन होकर के या मॉडिफाई होकर के जो है वो हिंदोस बना, तो हिंदोस या इंदोस कहा। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इन्होंने क्या कहा, इंडिया कहा। तो यहीं से ये नाम इंडिया शब्द निकल कर आया। और दूसरा नाम जो है भारत क्यों कहा जा रहा है भारत को, तो भारत एक ऐसा कबीला, एक ऐसा समूह था, जो जन या कबीला कहा जाए, जो लोगों का समूह था भरत। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भरत है, भरत नाम का प्रयोग जो है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई कहानियाँ आपने सुनी होंगी कि शकुंतला और दुष्यंत वाली, और शकुंतला का जो बेटा था भरत, उसके नाम पर लोग बताते हैं कि भरत जो है भारत का नाम पड़ा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इतिहास क्या कहता है, तो इतिहास कहता है कि भरत नाम या भारत नाम जो पड़ा, वो भरत नाम का एक कबीला हुआ करता था, लोगों का एक समूह। कहाँ पर, उत्तर पश्चिम वाले रीजन में ही, यहीं पर जहाँ पर लोग सिंधु नदी के थ्रू आना स्टार्ट होते हैं भारत में। तो यहाँ पर एक जो है एक कबीला रह रहा है, भरत नाम का कबीला। कबीला किसको कहते थे, जहाँ पर लोगों के कुछ लोगों का समूह कबीला कहलाता था, जनों का समूह या कबीलों का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस समूह का उल्लेख जो है वो संस्कृत की आरंभिक 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है, भरत कबीले का जिक्र, और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे ये जो भरत नाम का कबीला था, कहा गया कि इसी के नाम पर इसका नाम जो भारत रख दिया गया, भारत का नाम। तो आपने देखा कि इतिहास कहता है कि भरत कबीले के नाम पर भारत का नाम जो है भारत पड़ा है नाम अपने देश का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अतीत के बारे में। ये बच्चे यानी अतीत जो प्राचीन समय में बीत चुका है उसके बारे में कैसे जानेंगे, तो जैसे हम लोगों ने कहा कि अभिलेख, स्मृतियाँ, स्मारक वगैरह, सिक्के वगैरह और कुछ चीज़ें जो लिख दी गई उनको पढ़कर हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो अगर यानी अतीत के बारे में जो चीज़ें लिखी गई वो पहले कागज़ वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो चीज़ें किस पर लिखी जाती थी, तो जो चीज़ें हैं वो किस पर लिखी जाती थी, तो पांडुलिपियाँ, यानी लिखे होने का कारण जो है वो पांडुलिपियाँ कहा जाता था, यानी हाथ से लिखी हुई लिखावट, और किसी पत्ते वगैरह पे उत्कीर्ण कर दी जाए या लिख दी जाए उसे हम लोगों ने पांडुलिपि कहा। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि अतीत के बारे में कैसे जाना जा सकता है। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका जो है अतीत में लिखी गई पुस्तक को पढ़ना और जानना है। तो यहाँ पर अतीत में पुस्तकें कौन सी लिखी गई, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। शब्द से आप परिचित हो, पांडुलिपि किसे कहते हैं, हाथ से लिखी हुई होने के कारण इसको पांडुलिपि कहा जाता है। और अंग्रेजी में पांडुलिपि को ही मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, हाथ से लिखी हुई जो है पुस्तक को पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जा रहा है अंग्रेजी में। मेन्यू का अर्थ हो जाता है हाथ, और स्क्रिप्ट जो है तो मेन्यू जिसका अर्थ हो जाता है हाथ है, हाथ से निकला हुआ या हाथ से लिखी हुई लिखावट को पांडुलिपि कहा गया या मैन्यूस्क्रिप्ट कहा गया। तो ये जो पांडुलिपियाँ हैं ये किस पर लिखी जाती थी, क्योंकि उस समय कागज़ का निर्माण नहीं हुआ था। तो जो ताड़पत्र थे या हिमालय क्षेत्र में जो उगने वाली भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर जो विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी हुई मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखेगी, ये भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर ये कुछ उत्कीर्ण हुआ लिखा हुआ मिलता है। तो ये जो चीज़ें लिख दी गई ये एक तरह से क्या हो गई, ये एक तरह से जो है उस समय की बारे में जानने की एक स्रोत का काम कर रही हैं। तो ये पांडुलिपियाँ कई सारी मिली हैं। अंग्रेजी में इसे पांडुलिपि कह रहे हैं, अंग्रेजी में इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जा रहा है, और हिंदी में इसे पांडुलिपि कहा जा रहा है। और हाथ से लिखी होने की पुस्तक, ये पुस्तकें जो है वो हाथ से लिखी होती थी, इसलिए इन्हें पांडुलिपियाँ कहा जाता था। किस पेड़ की छाल पर, तो भूर्ज नामक पेड़ की छाल। भूर्ज नामक पेड़ की छाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था कि पांडुलिपि या स्मृतियाँ किस पेड़ की छाल पर लिखकर तैयार की जाती थी, तो भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर या ताड़पत्रों पर। और ये ताड़पत्र या कहाँ पर मिल रहे हैं, हिमालय वाले रीजन में, हिमालय वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, तो ये ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर ये जो पेज दिया गया है और इसके बारे में बताया गया है
कि यह पांडुलिपि जो है वो लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। तो 1000 वर्ष पहले वहाँ की जानकारी दे रही है ये पांडुलिपि में लिखे वर्ष। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्रों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर ये पांडुलिपि दिखाई गई है, भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखे हुए कुछ वर्ष। नेक्स्ट आप बात करते हैं कि यानी इतने वर्षों में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि ये जो पांडुलिपियाँ थी, तो क्योंकि ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखे हुए थे, हाथ से लिखे हुए थे, तो ये जो पांडुलिपियाँ थी तो उन पांडुलिपियों में जो है कई सारी पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, वो चीज़ें नष्ट हो गई और कुछ नष्ट कर दी गई, कुछ को कीड़ों ने खा लिया। फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियाँ बची रह गईं और आज भी उपलब्ध हैं, जो कि आपको कई सारे मंदिर और विहार में देखने को मिल जाएंगी। मंदिर और विहारों में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इन पुस्तक जो है, ये पांडुलिपियाँ जो है, इनमें धार्मिक मान्यता और व्यवहार या राजाओं के जीवन से उपलब्धि, तो यानी इन पांडुलिपियों में क्या चीज़ लिखी हुई, इन पांडुलिपियों में व्यवहार जो है, पुस्तकों में जैसे धार्मिक मान्यता हो गया कि कैसे कैसे लोग किस धर्म को मानते थे, व्यवहार हो गया, राजा के जीवन, औषधि, विज्ञान, इसके बारे में चर्चा मिल जाती है। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जैसे महाकाव्य हो गए, कविता हो गई, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे महाकाव्य वगैरह वो संस्कृत में मिल जाते हैं और अन्य जो है वो प्राकृत और तमिल भाषा में मिलते हैं। तो प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है वो आम लोग करते थे। तो यानी महाकाव्य किस में लिखे गए, संस्कृत वगैरह में, और वेद, पुराण वगैरह ये सारी चीज़ें। इसके अलावा प्राकृत भाषा जो आम लोग यूज़ कर रहे थे, और तो यहाँ पर इन भाषाओं में ये पांडुलिपियाँ वगैरह लिखी हुई मिलती हैं। तो इसके हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट और किससे पता चलता है, ये तो हुई पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट से। दूसरी चीज़ हो गई पत्थर पे उत्कीर्ण अभिलेखों से। तो ये जो है पत्थर पर सबसे पहले यहाँ पर एक अभिलेख दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस अभिलेख को सबसे पहले जो है कहा जाता है कि अभिलेख जो है, अभिलेखों पर या पत्थर पर लिखवाने का सबसे पहला कार्य जो है एक तरह से अशोक के माध्यम से किया गया। और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का जो कार्य कर पाए या कौन पाया, वो जेम्स प्रिंस से पढ़ पाए। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है, ये यहाँ पर एक पत्थर पर लिखा हुआ, ये पत्थर यहाँ पर दिख पा रहा होगा, और पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया है या कुछ लिख दिया गया है। तो यहाँ पर राजा वगैरह लोग जो हैं, यानी ये कौन लिखता था, तो उस समय के कुछ राजा महाराजा लोग हो जाते थे, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से या अपना नाम करवाने के लिए अपने यहाँ अपना जो है अपना नाम की अतीत में या आने वाली पीढ़ियाँ उस राजा का नाम या उसके कार्यों को ध्यान रखें, तो उसे पत्थर पर लिखवा या गुदवा दिया करते थे। तो यही उसी में से एक ही ये चित्र लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो स्तंभ पर लिख दिया गया उसे स्तंभालेख कहा गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन जो है कर सकते हैं, और ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखा गया हो, उत्कीर्ण किया गया हो, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, अभिलेख कह रहे हैं। और कभी कभी जो शासक हो गया, अन्य लोग हो गए, आदेशों की तरह उत्कीर्ण करवाते थे। यानी अगर राजा ने कोई आदेश दिया तो उस आदेश को पत्थर पर लिखवा दिया जाए, ताकि वो चीज़ मिटे ना और आने जाने वाले लोग उसको बार बार देखें, उस चीज़ को पढ़ें। तो यानी अगर राजा का कोई आदेश हुआ, उसको लिखवा दिया गया ताकि उन्हें लोग देख सकें, पढ़ सकें, पालन कर सकें। और कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिसमें जैसे राजा और रानी सहित अन्य स्त्री पुरुषों के बारे में या उनके कार्यों का जो है विवरण दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे राजा वगैरह लोग हैं, अपने शासक जो है वो लड़ाइयाँ वगैरह या जो विजय जहाँ हासिल करते थे, उनको पत्थर पर उत्कीर्ण करवा दिया, यादगार बनवाने के लिए, यादगार बनाए रखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो है वो पुरातत्वविद कहलाता था। यानी जो प्राचीन चीज़ों को, पुरातात्विक साक्ष्यों को खोज रहा है, यानी पुरातत्वविद, विद मतलब जानने वाला, तोड़ दें इस वर्ड को, पुरा मतलब प्राचीन, तत्व यानी तत्वों को जो है, जो खोजबीन करके जो तत्व इकट्ठा किए जा रहे हैं, विद मतलब उनको जानने वाला। तो पुरातत्वविद यानी पुरातात्विक सूत्रों के बारे में जानने वाला, उसको पुरातत्वविद कहा गया, जिसने इन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे पुरातत्वविद जो है वो पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष हो गए, चित्र हो गए और मूर्तियों का अध्ययन करते थे। तो यानी इनका अध्ययन किया, अवशेष, चित्र, अभिलेख, मूर्तियाँ, इनका अध्ययन कर करके, या औजार हो गए, बर्तन हो गए, आभूषण हो गए, और इसके अलावा सिक्के हो गए, सिक्कों की प्राप्ति, छानबीन हो गई, खुदाई हो गई, के आधार पर ये कई सारी चीज़ें प्राप्त करते रहे और जानकारी प्राप्त करते रहे। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि इनमें से कुछ वस्तुएं जो हैं वो पक्की मिट्टी की बनी होती थी, कुछ धातुओं की बनी होती थी, और ये धातुएं जो हैं, ये तत्व जो है वो कठोर और जल्दी नष्ट ना होने वाले होते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तो यानी ये जो पुरातत्वविद हैं, कुछ पक्की मिट्टी की चीज़ें हैं तो वो काफ़ी समय तक संरक्षित हो जाएंगी, धातुओं की बनी चीज़ें हैं तो काफ़ी समय तक संरक्षित हो जाएंगी और जल्दी नष्ट नहीं होंगी। तो वो चीज़ें मिली अगर पुरातत्वविदों को, तो उसके आधार पर इन्होंने, जैसे ये पॉट आपको दिख पा रहा होगा, ये बर्तन, ये यहाँ अगर इस बर्तन से ये बर्तन मिलता है प्राचीन समय का, तो इससे यानी यहाँ पर ये अनुमान लगाएंगे कि उस समय किस मिट्टी का प्रयोग हो रहा है, पक्की मिट्टी यूज़ की जा रही है, तो यानी टेराकोटा का इस्तेमाल किया जाने लगा क्या, या फिर यहाँ पर जो है किस तरह के मृदभांड मिल रहे हैं, चित्रित धूसर मृदभांड मिल रहे हैं, या लाल जो है लाल गिरवा मृदभांड या गैरिक मृदभांड मिल रहे हैं। तो यानी इससे ये पुरातत्व जो है अनुमान लगाता है। इसके अलावा कोई भी धातु या सिक्के जो है किस चीज़ के चलाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर इससे जानकारी मिलती थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाएं प्राचीन नगर से एक पात्र प्राप्त हुआ है, और इस तरह के पात्रों का प्रयोग जो है वो 4700 वर्ष पूर्व होता था। और दाएं जो है वो क्या है, दाएं एक पुराना जो है चांदी का सिक्का, तो ये क्या है, ये चांदी के सिक्का दर्शाया गया है, और ये कि बर्तन दर्शाया गया है। इसका यूज 4700 वर्ष पूर्व हो रहा है, और इसके अलावा जो ये सिक्के हैं इसका यूज जो है वो 2500 वर्ष पूर्व, यानी थोड़ी बहुत जो संस्कृति है वो मॉडिफाई हुई, और 2500 वर्ष पूर्व इस तरह के सिक्कों का प्रयोग होने लगा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हमारे द्वारा आज के प्रयोग से आने वाला सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, इस आधार पर आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय कैसी धातु प्रचलित थी, किन चीज़ों से ये सिक्का मिलकर बना हुआ था, चांदी से लोग परिचित थे कि नहीं, यानी कई सारे आप अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे पुरातत्वविद जो है या पुरातात्विक स्रोतों से जान रहे हैं, कोई चीज़ें निकाल रहे हैं, तो एक तरह से सीबीआई वाला काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कैसे जान सकते हैं, कोई जानवर हो गया, चिड़िया हो गई, मछली हो गई, इनकी हड्डियाँ भी ये ढूंढते हैं पुरातत्वविद, और इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत के लोग जो है वो क्या खाते थे। यानी अगर जानवर, चिड़िया, मछली, इनकी हड्डियां मिल रही हैं तो क्या मतलब उस समय के लोग जो है ये चीज़ें इन लोगों से परिचित होंगे या खाते रहे होंगे। तो अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, और अन्न के दाने वगैरह या जो चीज़ें जल गई वो चीज़ें जो हैं अगर राख के रूप में बचे हुए रह जाते हैं या जले हुए रूप में बचे रह जाते हैं। तो पुरातत्वविद जो हैं यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है या क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाद में जो है या हड़प्पा सभ्यता के समय एक मूर्ति मिली है जो कि जो है कढ़ाई वाले वस्त्र पहने हुए, देखेंगे आप आगे के लेसन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या चीज़ों कहाँ से पुरातत्व को मिल रहे हैं स्रोत, तो कहाँ से जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पांडुलिपियाँ हो गई, अभिलेख जैसे पत्थर वगैरह पर जो चीज़ उत्कीर्ण हो गई, मनुस्क्रिप्ट जो है यानी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है या भुर्ज पेड़ की छाल पर जो चीज़ें लिखवा दी गई, और इसके अलावा पुरातत्व जो है जैसे बर्तन हो गया, ये पॉट हो गया, और चांदी के सिक्के वगैरह हो गए। तो पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का यूज़ करते हैं, यानी ये स्रोत, इस स्रोत से पता चला है ये चीज़ इतनी पुरानी है। तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं, जो अतीत का या अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे इतिहासकार और पुरातत्वविद जासूस की तरह कार्य करते हैं, और स्रोत का प्रयोग एक तरह से सुराग के रूप में एक तरह से करते हैं अतीत को जानने के लिए। नेक्स्ट बात आती है अतीत एक या अनेक। तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी यहाँ पर ये अतीत एक या अनेक ये शब्द इसलिए लिया गया है कि यानी आपने चैप्टर का नाम देखा हमारे अतीत, ना कि हमारा अतीत। यानी यहाँ पर हमारे अतीत का कहने का मतलब कि यहाँ पर ये चीज़ जो है वो बहुवचन के लिए यूज़ की गई है। तो हमारे अतीत शब्द क्यों यूज़ किया गया है, हमारा अतीत क्यों नहीं। तो हमारे मतलब जो है व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति अलग अलग है, और हर व्यक्ति के अतीत जो है वो अलग अलग होते हैं। यानी आपके साथ हो सकता है कोई जो है पास्ट में कोई अलग घटना घटी हो, दूसरे व्यक्ति के साथ पास्ट में अलग घटना घटी हो, तो ये चीज़ सबका अतीत अलग अलग है। उसी तरह से यहाँ पर बुक ली गई है कि हमारे अतीत यानी हम सबके अतीत के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राजा है उनकी जो चीज़ें हैं या उनकी हार जीत का वर्णन लिखा जा रहा है, लिपिबद्ध किया जा रहा है, यानी उनका अतीत अलग है। इसके अलावा जो गरीब वगैरह है, मछुआरे वगैरह हैं, कृषक जनजाति हैं, उनका अतीत अलग है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लोग जो बसे हैं उनका अतीत अलग है। तो यहाँ पर अतीत शब्द बहुवचन में प्रयोग किया गया है और इस तथ्य का यानी इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि जो अलग अलग समूह हैं उन लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने होते थे। सबका अतीत अलग अलग होता था, जैसे पशुपालक हो गया, कृषक हो गया, राजा रानी हो गए। सबके जीवन, व्यापारी का जीवन शिल्पकार से जीवन से भिन्न था, यानी सबके जीवन जो है वो काफ़ी भिन्न थे। जैसा कि हम लोग आज के प्रोस्पेक्टिव से ले सकते हैं, उस समय में भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार रीति रिवाज का पालन करते थे। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर और शिकार करके या फल फूल संग्रह करके प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह से यानी आज भी यहाँ की कंडीशन जो है मछलियां पकड़कर या फल फूल, यहाँ पर जो है जनजाति निवास करती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अभी भी ये लोग अपनी संस्कृति से यानी संस्कृति को छोड़ नहीं पाए हैं, अभी भी यहाँ पर वैसे ही कल्चर जो है विद्यमान है अंडमान में। और जबकि अब भारत के अन्य भागों में आप देखते हैं काफ़ी परिवर्तन हो चुका है और लोग जानकार हो गए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनका अतीत जो है हमारे अतीत से किस तरह से भिन्न है। उस तरह से आप प्राचीन समय में भी कल्पना कर सकते हैं। खाने के बारे में भी इस तरह से आप देख रहे हैं कि विपरीत शहर में रहने वाले, यानी एक भारत में आप देख पा रहे होंगे कि कई जगह जो है अलग अलग फूड या भोजन चलता है। उसी तरह प्राचीन काल में भी अलग तरह के भेद वगैरह विद्यमान थे अतीत में भी। तो इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भी भेद है, उस समय शासक जो है अपनी विजयों का लेखा जो रखा कर रहे हैं, जाने वाली लड़ाइयों के बारे में लिखवा दे रहे हैं, गुदवा दे रहे हैं, पत्थरों पर उत्कीर्ण करवा रहे हैं। इसी स्थान पर जैसे शिकारी, मछुआरे, संग्राहक या कृषक हो गए, पशुपालक हो गए या आम आदमी हो गए जो अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करता था, और पुरातत्व से प्राप्त उनके बारे में जो जानकारी मिली तो उसे भी यानी उनके बारे में भी बहुत कुछ जानना जैसे शेष है। तो यहाँ पर उनके बारे में जैसे कुछ पत्थर मिले या कुछ उनके बर्तन मिले, कंकाल मिले जो गरीब लोग थे, तो उन्होंने अलग कर दिया। कहने का तात्पर्य यहाँ मैं अगर बता दूं कि जैसे अमीर लोग अगर जो है मर जाते थे कंकाल वगैरह, तो उनके आसपास जो जेवर वगैरह थे, सामान वगैरह, आभूषण वगैरह, वो बहुत ज़्यादा रखी मिलती थी। तो अनुमान लगाया गया पुरातत्व के आधार पर कि ये अमीर इंसान रहा होगा, इसलिए इसके पास इतने जो है काफ़ी चांदी सोने के बर्तन जेवर वगैरह मिल रहे हैं कंकाल के साथ। और जो इसी स्थान पर जो कुछ ऐसे कंकाल मिले जहाँ पर मिट्टी के बर्तन या घड़े वगैरह मिले और बहुत कम जेवर वगैरह मिला, तो ये अनुमान लगाया गया कि उस समय भी गरीबी अमीरी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाती है तिथियों का मतलब। तो तिथियों का मतलब जैसे कि मैंने कल जो है डिस्कस किया था कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को जो है एडी कहा जाने लगा, एनो डोमिनी, और उससे पहले ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बिफोर कॉमन इरा, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता था, बीसी कहा जाता था। तो यहाँ पर जिक्र किया गया है तिथियों का मतलब। तो अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष या 2000 इस तरह का कोई वर्ष आप बता पाएंगे कि आप जो है इस समय क्या चल रहा, तो 2021 ऐसे आप बता पाएंगे, 2020 ऐसे आप बता पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्ष की ये गणना जो है वो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि से की जाती है। यानी जो ईस्वी आप बता रहे हैं कि 21वीं शताब्दी चल रही है या जो है 2020 चल रहा है, तो ये चीज़ कहाँ से आई? तो ये चीज़ जो है ईसाई धर्म जो प्रवर्तक थे ईसा मसीह से, उनके जन्म की तिथि के, उनके जन्म के बाद से ये तिथियाँ स्टार्ट हुई। तो अर्थात कह सकते हैं कि 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य हो जाता है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। और ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के पूर्व में सभी तिथियों को ईसा पूर्व कहा जाता था, बीसी कहा जाता था, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2000 को, यानी पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है इतिहास की तिथियां। तो यहाँ पर जिसको बीसी कहा जा रहा है, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहने का तात्पर्य। तो कभी कभी तुम तिथियों से पहले, यानी तिथियों से पहले हिंदी में ईस्वी लिखा देखते हैं। ईस्वी का मतलब हो जाता है कि ईसा मसीह या एनो डोमिनी कहा जाए। तो एनो डोमिनी मतलब दो लैटिन जो है, एनो डोमिनी क्या है, एनो डोमिनी जो है वो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है, और जिसका अर्थ क्या हो जाता है, जिसका अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एनो डोमिनी दो लैटिन वर्ड से मिला है, और इसका तात्पर्य क्या हो जाता है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। और ईसा मसीह के जन्म से वर्ष से, तो एडी की जगह कभी कभी आप देख पा रहे होंगे सी, या बीसी की जगह BCE लिखा हुआ मिलता है। तो एडी की जगह CE, मतलब CE का मतलब कॉमन इरा, CE का मतलब कॉमन इरा, और एडी का मतलब एनो डोमिनी हो गया, यानी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। और BC का मतलब यहाँ पर आ जाता है ईसा पूर्व, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, या BCE, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो CE अक्षरों का
CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा, BCE बिफोर कॉमन इरा। और यानी हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग जो है वो सामान्य हो गया है। यानी अब हम लोग जो पढ़ते हैं या जो है शताब्दी या वर्ष जो देख पा रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर जो है बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग जो है लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हो गया था। और कभी कभी अंग्रेजी के जो BP अक्षर का प्रयोग जो है अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य हो जाता है बिफोर प्रेजेंट। BP मतलब बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। तो इस तरह से आप इन वर्ड से यानी कहीं पर BP मिल जाए कि बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले की वर्ड मिल जाए, या BC मिल जाए, BCE मिल जाए, या AD मिल जाए, तो आप इनसे कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पर जिक्र कर दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे अन्यत्र। अन्यत्र जब आप NCERT में पढ़ोगे तो इसका मीन्स हो जाता है कि जिस समय आप भारत की सिचुएशन पढ़ रहे हो या कि भारत में कब कहाँ से इतिहास शुरू हुआ, कैसे लोग रहना स्टार्ट हुए, कहाँ से जानकारी मिल रही है अतीत के बारे में, उस समय वैश्विक परिवेश में क्या चल रहा था, विश्व में क्या चल रहा था, विश्व स्तर की जानकारी दी जाती है अन्यत्र में। तो अन्यत्र में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो ये चीज़ें, यहाँ पर ये चीज़ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि क्योंकि यानी पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध हो गए लेकिन लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो कुछ जैसे चित्र भावात्मक जो या चित्रात्मक लिपि वगैरह मिली, तो इसके आधार पर चूंकि ये पढ़ी नहीं जा सकती थी, लेकिन ये पढ़ी नहीं जा सकती थी इसके आधार पर जो है दो जगह जैसे अफ्रीकी देश मिस्र से मिली कोई चीज़, और लिपि इसको पढ़ना भी है, और ये चीज़ अगर दो जगह से मिल जाए, तो दो जगह से अगर ये चीज़ मिल जाए तो अगर वहाँ पर भी ये फिगर दर्शाया गया हो और इस यहाँ पर भी यानी दो देशों की जगह पर कोई चीज़ पुरातात्विक स्रोतों में मिल जाए और दोनों के लिए एक ही वर्ड लिखा गया हो, एल लिखा गया, एल लिखा गया, यानी पुरातत्व खोजने वालों ने इस लिपि को पढ़ने के लिए अनुमान लगाया कि यहाँ पर भी यानी यहाँ के लोग इस एल से परिचित थे, यानी इसको जो है लॉयन कह रहे थे, और यहाँ पर भी एल फॉर लॉयन ही दर्शाया गया। दो देशों में एक ही सिंबल यूज़ किया गया हो एक ही चित्र के लिए, जिसका मतलब हो जाता है कि इन दोनों का मीन्स एक ही होगा। तो इसलिए इस चीज़ को पढ़ा जाने लगा। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए गए हैं कुछ चीज़ें, कुछ अभिलेख वगैरह। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पहले लिखे गए हैं और सभी अभिलेखों में लिपि और भाषा का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेख में प्रयुक्त जो भाषा और लिपि है उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विद्वान जो है ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और इसका पता जो है वो अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। अब अज्ञात लिपि है, पता नहीं है किसी विद्वान को कि क्या कैसे किस चीज़ को पढ़ा जाए या क्या चीज़ यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर दो देशों के इतिहास को जो है कंपेयर कर लें या दो देशों के पुरातात्विक स्रोतों को कंपेयर कर लें और दोनों जगह इस सिंबल को दर्शाया गया हो, उस सिंबल के लिए एक ही जो है लेटर का यूज़ किया गया हो, तो इसका सेम मीनिंग होगा। ये इस आधार पर काफ़ी चीज़ों को पढ़ा जाने लगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओ दोनों के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया, यानी इन दोनों का मीन्स एक होगा। तो कुछ लोगों ने इसको पढ़ लिया, कुछ लोगों ने इसको पढ़ लिया, तो यानी इन दोनों के अर्थ दोनों देशों के लोगों को पता चल गए और दोनों देशों के मीन्स यहाँ से निकल आए। तो इस आधार पर लोगों ने इन लिपियों को पढ़ा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य जो आ जाता है, यहाँ पर आप इस शब्द से परिचित हो जाएं कि वैश्विक स्तर पर जो मिस्र देश का रोसेट्टा नामक एक कस्बा है, तो यानी रोसेट्टा कहाँ पर मिलेगा आपको? मिस्र में। तो मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा एक कस्बा है। यहाँ एक ऐसा उत्कीर्ण जो है अभिलेख जो है एक ही लेख तीन भिन्न भाषाओं में लिखा हुआ है, यानी एक ही चीज़ एक ही सेंटेंस तीन भाषाओं में लिख दिया जाए, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। अगर जिसको हिंदी पढ़नी आती होगी उसने हिंदी पढ़ लिया, या जिसको संस्कृत आती होगी उसने संस्कृत के कुछ वर्ड्स पढ़ लिए, मान लिया ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। जिसको अंग्रेजी आती होगी उसने अंग्रेजी के एक दो वर्ड्स मीन्स निकाल लिए। अब तीन भाषाएं और एक ही सेंटेंस को तीन भाषाओं में लिख दिया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तो हमने आसान एग्जाम्पल लिया, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, लेकिन यहीं पर एक ही लेख जो है वो तीन भाषाओं में यूनानी मिस्री और यानी यूनानी मिस्री लिपि के दो प्रकार में लिख दिया गया। ठीक है, अब मिस्र के दो प्रकार और यूनानी लिपि में, तो जो जिस भाषा को पढ़ पाता था उसका मीन्स पता चल गया। तो इस आधार पर पूरे सेंटेंस को डिकोड कर लिया गया, यानी ये जो पूरा एक तरह से पूरा जो दृश्य दिखाई पड़ा, यानी सबका मीन्स इस तरह से पता चल गया। तो यूनानी और मिस्री लिपि में इस तरह से आप देख पा रहे हैं विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, यानी कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ पा रहे हैं, और उन्होंने राजा और रानियों के लिए एक शब्द यूज़ किया जिससे कहा जाता है कारतूस। राजा और रानियों के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया है? कारतूस। इसके अलावा विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को
यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल लग करके उन्होंने मिलान किया कि क्या चीज़ें सेम मैच हो रही हैं। तो मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर जो है वो शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हुए हैं। और जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो इन अभिलेखों को पढ़ना आसान हो गया। यानी कुछ ने जो है मिस्र को पढ़ लिया, कुछ ने यूनानी भाषा को पढ़ लिया, फिर दोनों ने इस तरह से डिकोड कर लिया। तो यहाँ पर ये प्रश्नावली में आप देखेंगे, मिलान कर सकते हैं अगर आपने बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी क्या था? एक बड़ा राज्य, आखेटक या संग्राहक, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, आरंभिक कृषि या प्रथम नगर। तो अगर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना चाहते हैं पॉज करके आप सॉल्व करें। तो यहाँ पर बात की जाती है नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी सबसे पहले आपको इसी नदी का जिक्र मिला था। तो नर्मदा घाटी क्या थी? नर्मदा घाटी में सबसे पहले आखेटक और संग्राहक का जिक्र मिलता है, यानी यहाँ पर रहने वाले लोगों ने सबसे पहले संग्रह किया, उसके बाद शिकारी हंटिंग वगैरह स्टार्ट होती है। तो आखेटक और संग्राहक नर्मदा घाटी। नेक्स्ट बात आती है मगध। मगध क्या था? तो मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो पहले सिंधु प्रदेश में रहना स्टार्ट हुआ, उसके बाद मगध में। तो एक बड़ा राज्य जो है वो मगध है। नेक्स्ट बात आती है गारो पहाड़ियाँ। तो गारो पहाड़ियाँ जो है यहाँ पर आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं, गारो पहाड़ियाँ। नेक्स्ट जैसे सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। तो सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं ये क्या है? और गंगा घाटी जो है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो गंगा घाटी है, तो गंगा घाटी जो है एक तरह से लगभग 2500 वर्ष पूर्व के जो नगर हैं वो गंगा घाटी क्षेत्र में जो आपको मिलेंगे। इसके अलावा सिंधु और इसकी सहायक नदियां, यहाँ पर प्रथम नगर जो हैं वो कहाँ पर बसे हैं? सिंधु और इसकी सहायक नदियों में, और गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर हो जाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर जान गए, इसको मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे पांडुलिपि और अभिलेखों में क्या अंतर है। तो पांडुलिपि जो मैन्युस्क्रिप्ट थे हाथ से लिखे हुए बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी गई, और इन्हें यानी कुछ जो है पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। इसके अलावा अभिलेख जो है वो जो पत्थर पर उत्कीर्ण करवा दिए गए किसी राजा रानी द्वारा अपनी विजयों का उल्लेख करने के लिए जो पत्थर पर लिखवा दिया गया, उन्हें हम लोगों ने स्तंभ लेख या अभिलेख कह दिया। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए। तो ये था चैप्टर फर्स्ट, और जो है आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर हो गई। इससे बेहतर कहीं पर भी आपको नहीं जो है समझाया जा सकता। तो यहाँ पर यानी आप इन शब्दों से परिचित हो गए। यात्रा जो है क्यों स्टार्ट की गई, पांडुलिपियाँ क्या है, अभिलेख क्या है, पुरातात्विक स्रोतों से आप क्या क्या जानकारी, जैसे बर्तन हो गए, सिक्के हो गए, और इतिहासकार जो है कैसे पता लगा रहे हैं, स्रोत क्या है, और अज्ञात लिप को जो है अज्ञात लिप का अर्थ कैसे निकाला। तो यहाँ पर आपने देखा मिस्र रोसेट्टा नामक कस्बा, मिस्र और यूनानी भाषा में एक जो है एक ही सेंटेंस को 3 भाषाओं में लिखा गया। उस आधार पर इस अज्ञात लिप को पढ़ा जाने लगा, डिकोड किया जा सका। तो आई होप आप इस चीज़ से शब्द से परिचित हो गए। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक व्हाट्सएप नंबर बनाया गया है 87 65 27 65 74। आप इस नंबर के थ्रू, एक सीटेड ग्रुप है इस जो है 87 65 27 65 74, आप इस ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, और कोई भी क्वेरी, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप ऐड होना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो चूंकि ये स्टैंडर्ड है 6th क्लास का, तो नेक्स्ट जो भी हम लोग चैप्टर करेंगे हो सकता है कि उसमें जो है 1-2 चैप्टर जो है काफ़ी मर्ज करके पढ़ें। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एंड शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें। थैंक यू।